नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा चौथी की हिंदी का पाठ 5 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है समय बड़ा अनमोल। तो आप सभी को बुक ओपन कर लेना है और पाठ 5 निकाल लेना है। साथ में आपको पेन और कॉपी लेकर आपको बैठना है। यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर लिखना है तो वीडियो को रोक के आप प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। तो बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पाठ 5 है समय बड़ा अनमोल। तो इस पाठ में हम क्या क्या सीखेंगे? समय का महत्व जानकर समय पर काम करने की प्रेरणा हमको इस पाठ से मिलेगी। साथ ही महापुरुषों के प्रसंगों द्वारा समय के सदुपयोग की प्रेरणा मिलेगी। साथ ही समान भिन्नार्थक शब्द मिलेंगे। लिंग तथा वचन परिवर्तन तथा अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द की समझ और संज्ञा व उसके भेद भी हमको इसमें सीखने को मिलेंगे। तो पाठ को पढ़ते हैं। लिखा है, शिव नारायण जी गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, मतलब जिसको माने जाने व्यक्ति कहते हैं, जिनकी चर्चाएं रहती हैं समाज में। बच्चों से उन्हें बहुत लगाव है। प्यार से सभी बच्चे उन्हें दादाजी कहते हैं। दादाजी बच्चों को तरह तरह की कहानियां सुनाते हैं, पहेलियां बुझाते हैं। बच्चे भी उनसे प्रश्न करते और आनंदित होते। हर रविवार की तरह इस बार भी बच्चे दादाजी के घर के सामने बने बगीचे में बैठे थे। दादाजी आज अपनी बात शुरू कर पाते इससे पहले ही सुबोध बोल पड़ा। दादाजी बड़े भैया दीदी से पूछ रहे थे कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो सबसे अमूल्य है, आप बताइए ना। तो दादाजी कहते हैं, अच्छा सौरभ, तुम ही बताओ इस प्रश्न का उत्तर। तो सौरभ सोचकर बोलता है, सोना चांदी। दादाजी बोलते हैं, और सोचकर सही बताने का प्रयास करो। तो सौरभ कहता है, अच्छा मुझे सोचने दो, वह चीज तरल है या ठोस है? तो दादाजी कहते हैं, न तरल है न ठोस है। सुबोध कहता है, तो मैं बताता हूं, फिर तो वह हवा ही होगी। दादाजी, अच्छा मैं संकेत देता हूं, बताओ तो जाने। वह एक बार निकल जाने के बाद दोबारा नहीं आता। सब चुप हो जाते हैं। बच्चों की स्थिति भापकर दादाजी स्वयं बताते हैं। अब देखिएगा, दादाजी, वह वस्तु समय है। समय अमूल्य है जिसकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती। एक बार निकल जाने के बाद समय फिर से नहीं लौटता। अब यहां पर सुकृति कहती हैं, दादाजी विद्यालय की दीवार पर एक वाक्य लिखा है, जो समय को नष्ट करता है उसे समय नष्ट कर देता है। इसका क्या आशय है? अब दादाजी कहते हैं, इसका अर्थ है जो व्यक्ति समय का सदुपयोग नहीं करते वे अपने जीवन में पिछड़ जाते हैं, उनका जीवन नष्ट हो जाता है। सौरभ, अब यहां पर सौरभ क्या कहता है, इसी तरह दादाजी जो बच्चे समय पर स्कूल पढ़ने नहीं जाते और व्यर्थ में इधर उधर घूमकर समय नष्ट कर देते हैं, वे कक्षा में पिछड़ जाते हैं और बाद में पछताते हैं। तो इस प्रकार से देखिएगा, यहाँ पेड़ के नीचे यहाँ पर ये दादाजी बच्चों के साथ में आपको दिखाई दे रहे हैं। इनके बीच में चर्चा हो रही है और उन्हीं चर्चाओं को हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ रहे हैं। दादाजी कहते हैं, बिल्कुल ठीक, इसी को कहते हैं कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो चिड़िया से याद आया कि चिड़िया भी समय पर चहकने लगती है, मुर्गा सुबह समय पर बांग देता है। सौरभ कहता है, दादाजी सूरज भी तो समय से उदित होता है और समय से ही अस्त हो जाता है। इस प्रकार से चर्चाएं चल रही हैं। आगे देखिएगा, दादाजी ने सबको समझाते हुए बताया कि प्रकृति में होने वाली सभी घटनाएं समय से होती हैं। समय से ही ऋतुएं आकर अपना अपना कार्य करती हैं। दादाजी कहता है, अच्छा अब ऐसे महापुरुष का नाम बताओ जिसके जीवन में समय का बहुत महत्व रहा हो। तराना तराना कहती हैं, उसकी कोई पहचान बताएं तो मैं उसका नाम बता दूंगी। तो दादाजी कहते हैं, वे घड़ी हाथ में नहीं पहनते थे, कमर में लटकाते थे, उन्होंने बिना हथियार के स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। तराना कहती हैं, तब तो निश्चित ही वे महात्मा गांधी ही थे। तो दादाजी कहते हैं, हाँ एकदम ठीक पहचाना, महात्मा गांधी ही वे महापुरुष हैं जिनके जीवन में समय का बड़ा महत्व था। इससे संबंधित उनके जीवन की एक घटना सुनाता हूं। तो सभी मिलकर
अवश्य बोलते हैं दादाजी को। अब दादाजी सुनाते हैं, सुनो। गांधी जी प्रतिदिन नियत समय पर प्रार्थना स्थल में जाकर प्रार्थना के बाद भाषण देते थे। एक बार उनके लिए तांगा आने वाला था, परंतु तांगे वाला कोई दूसरी सवारी लेकर चला गया। तो गांधी जी बार बार घड़ी की ओर देख रहे थे। एकाएक उन्होंने पास खड़े आश्रमवासी से कहा, भाई जल्दी से एक साइकिल मंगा दीजिए। साइकिल आई। महात्मा गांधी साइकिल पर सवार होकर शीघ्रता से सभा स्थल की ओर बढ़े। सभा स्थल पर पहुंचकर वे जल्दी से मंच पर जा पहुंचे। उन्होंने घड़ी पर दृष्टि डाली और फिर चैन की सांस ली। इसका मतलब वे समय पर पहुंच गए। वह हाफ रहे थे, परंतु उनके चेहरे पर संतोष था। क्यों था? क्योंकि वे समय पर पहुंच गए थे। उन्होंने ठीक समय पर भाषण आरंभ कर दिया। ऐसे समय के पाबंद थे हमारे महात्मा गांधी जी। फिर दादाजी बोलते हैं, समय बड़ा बलवान होता है। समय को परखने वाला रंक से राजा और उपेक्षा करने वाला राजा से रंक हो जाता है। अतः हमें समय की गति और उसके स्वभाव को पहचानना चाहिए। अच्छा सुनो, कबीरदास जी का यह दोहा है, समय के महत्व को अच्छी तरह से स्पष्ट करता है। क्या है दोहा? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो काल करे सो आज, मतलब कल का जो काम है उसको आज ही कर लो। आज करे सो अब, मतलब अभी कर लो। पल में क्या होगा ये कोई नहीं जानता, इसलिए जब पल में यदि प्रलय हो जाएगा तो बहुरी कब करेगा जो आपने काम करने को सोचा है। तो दादाजी ने कहा, हमें समय से ही जब सब काम करने हैं, जब सब काम करने हैं तो चलो अब भोजन का समय हो गया है, भोजन करें। सभी बच्चे प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घर चल दिए। तो समय के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा। यहाँ पर एक शब्द आया था प्रतिष्ठित, मतलब सम्माननीय, भावकर मतलब समझकर, फिर अमूल्य मतलब अनमोल या बहुमूल्य, विचारक मतलब विचार करने वाला, क्षणिक मतलब क्षण भर, सदुपयोग मतलब अच्छा उपयोग, व्यर्थ मतलब बेकार, चहकना मतलब चिड़ियों का बोलना, उदित का मतलब निकलना, उदय होना, अस्त का मतलब डूबना, महापुरुष मतलब अच्छे कार्य करने वाला महान पुरुष, और आश्रमवासी मतलब आश्रम में रहने वाला, चैन की सांस मतलब संतोष अनुभव करना, रंग मतलब निर्धन गरीब, बलवान मतलब ताकतवर, और प्रगति का मतलब उन्नति विकास, और उपेक्षा का मतलब ध्यान न देना। तो बोध प्रश्न है, इन प्रश्नों को हम कंप्लीट करते हैं। ये 3 प्रश्न है, अभी आगे कंप्लीट करेंगे। घ वाला, यहाँ पर रंग से राजा हो जाता है कब? समय को परखने वाला रंग से राजा हो जाता है, और समय की उपेक्षा करने वाला, समय का सदुपयोग ना करने वाला राजा से रंग हो जाता है, मतलब रंग मतलब फकीर। ठीक है ना? इस प्रकार से निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध उच्चारण कीजिए और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। जैसे देखिएगा, प्रदर्शित, निवृत्त, भापकर, क्षणिक, ऋतु, आश्रम, वासी। प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। चलिएगा, ऊपर के 3 प्रश्न और ये वाला प्रश्न। तो पहले 3 प्रश्नों को कंप्लीट करते हैं। ऐसी कौन सी वस्तु है जो सबसे अमूल्य है? आपने पाठ पढ़ा। तो समय एक ऐसी वस्तु है जो सबसे अमूल्य है, एक बार चले जाने पर यह कभी लौटकर नहीं आता। प्रश्न क्रमांक, महात्मा गांधी को भाषण देने साइकिल से क्यों जाना पड़ा? गांधी जी प्रतिदिन नियत समय पर प्रार्थना स्थल पर में जाकर प्रार्थना के बाद भाषण देते थे। एक बार उनके लिए कोई तांगा आने वाला था, परंतु तांगे वाला कोई दूसरी सवारी लेकर चला गया। भाषण के लिए विलंब न हो जाए, इसलिए गांधी जी साइकिल पर सवार होकर समय पर प्रार्थना स्थल पहुंच गए। अगला प्रश्न है ग, समय की कीमत ना जानने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? समय की कीमत ना जानने वाले व्यक्ति मूर्ख होते हैं, वे अपने जीवन में पिछड़ जाते हैं, उनका जीवन नष्ट हो जाता है। अब वाक्य में प्रयोग, तो शब्द है यहां पर समय, तो समय का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, समय अमूल्य है, इसके महत्व को समझो। अगला शब्द है सदुपयोग, सदुपयोग का वाक्य में प्रयोग करेंगे, हमें सदैव समय का सदुपयोग करना चाहिए। अब संतोष शब्द का हम यहां पर वाक्य में प्रयोग करेंगे, जो हमारे पास है हमें उससे संतोष करना चाहिए। घ नंबर में अद्भुत में, अद्भुत शब्द का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, वर्षा काल के बाद खुले आसमान में बनने वाले इंद्रधनुष का दृश्य अद्भुत होता है। अब यहाँ पे अमूल्य है,
एक बार जाने के पश्चात समय कभी नहीं लौटता, वास्तव में वह अमूल्य है। इस प्रकार से हमने शब्दों का वाक्य में प्रयोग किया। अब हम आगे चलते हैं। दिए गए उदाहरण के अनुसार लिंग परिवर्तन करते हुए वाक्यों को पुनः लिखिए। अब यहाँ पे नौकर सब्जी लाता है, तो यहाँ पर पुरुष वाला वाक्य लग रहा है। अब यहाँ पर महिला वाला वाक्य बनाएंगे। नौकरानी सब्जी लाती है। फिर राजा घूमने जाता है, रानी घूमने जाती है। पुत्री बाजार जाती है, पुत्र बाजार जाता है। पुजारी पूजा करता है, पुजारिन पूजा करती है। फिर गायिका गीत गाती है, गायक गीत गाता है। इस प्रकार से आपको लिंग परिवर्तन करना है और यहां पर वाक्य लिखना है। नीचे दिए गए शब्दों का अंतर समझते हुए उन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब यहां पे देखिएगा, बाग मतलब बाग। मेरे घर के पास एक बाग है। बाग मतलब बगीचा से संबंध है। अब यहाँ पे मुर्गा सुबह बांग देता है, मुर्गा का चिल्लाना वो बांग कहलाता है, ठीक है ना। वैसी तांगा तांगा, सांस सांस, पाव पाव। तो यहाँ पे चंद्र बिंदु का खेल है, शब्द का अर्थ बदल जाता है। अब सुई में तागा पिरो दे या पिरो दो। अब ताजमहल से लाल किला तांगे में बैठकर, तो तांगा एक अलग चीज हो गई, ठीक है ना। और यहां पर तागा अलग चीज है, ठीक है ना। अब तागा में मात्र चंद्र बिंदु लगने से तांगा हो गया। हर सास कभी बहू थी। सास मतलब आप देख रहे हैं यहां पर पति की मां, उसकी सांस उखड़ने लगी, मतलब यहां पर अब ये वाली सांस जो हम लेते हैं उससे बात है। उसके एक पाव आलू खरीदे, मतलब 250 ग्राम, और उसके पाव में कांटा छुप गया, मतलब पाव वाली बात ये है। इस प्रकार से ये प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अगला प्रश्न है, कक्ष शब्द लगाकर नए शब्द बनाइए। जैसे भाषण कक्ष, प्रार्थना कक्ष, सभा कक्ष, शिक्षण कक्ष, ये आपके विद्यालय में आपको मिलेंगे। नीचे बनी तालिका में कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनके सामने विलोम शब्द सही क्रम में नहीं है, उनकी सही जोड़ी बनाकर आपको लिखना है। जैसे सुबह के साथ में शाम, तो यहाँ पे शाम शब्द इधर है। ठोस के साथ में तरल, उदय के साथ में अस्त, रंग के साथ में राजा, काला के साथ में सफेद, उन्नति के साथ में अवनति, और हिंसा के साथ में अहिंसा। अब यहाँ पर एक वचन शब्द लिखे हुए, आपको बहुवचन लिखना है। लड़का का लड़के, केला का केले, ताला का ताले, बेटा का बेटे, मुर्गा का मुर्गे। फिर नदी का नदियां, पहेली का पहेलियां, कहानी का कहानियां, थाली का थालियां, नारी का नारियां। इस प्रकार से आगे चलते हैं। वाक्यांश के लिए उनके सामने एक शब्द, तो यहाँ पे एक वाक्य के लिए यहाँ पर एक शब्द होता है। जैसे मंदिर में पूजा करने वाला क्या कहलाता है? पुजारी कहलाता है। चित्र बनाने वाला चित्रकार, गांव में रहने वाला ग्रामीण, काम से जी चुराने वाला कामचोर, और जो जन्म से अंधा हो उसे हम जन्मांध कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है, निम्नलिखित शब्दों में से हिंदी और उर्दू के शब्दों का चयन कर उन्हें पृथक पृथक लिखें। तो यहां पर देखिएगा, प्रतिष्ठित, चेहरा, परेशान, अमूल्य, दंग और महत्व। तो हिंदी के शब्द प्रतिष्ठित है, अमूल्य है, महत्व है। उर्दू के चेहरा, परेशान और दंग। इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 10 है, पढ़िए और समझिए। रमेश, शीला, श्याम नाम, यहाँ पर व्यक्तियों के नाम है। अब फल, पुस्तक, पेन और मेज ये वस्तुओं के नाम है। इंदौर, देवास, विदिशा ये स्थानों के नाम है। बुढ़ापा, बचपन और वीरता यहाँ पर दया, गुण, भाव के नाम है। अब समझिए, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, दशा, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आपने संज्ञा इसके पहले भी पढ़ा होगा तीसरी क्लास में। तो ये संज्ञा की परिभाषा है। अब संज्ञा यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर संज्ञा के भेद बताए गए हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो इस पाठ में देखिएगा, ग्रामर को भी कवर किया गया है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष व्यक्ति, स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे राम, कृष्ण, रहीम, भारत, दिल्ली, भोपाल, सलमा आदि, ठीक है ना। अब जाति, जाति देखिएगा, जिस संज्ञा से एक ही प्रकार की वस्तुओं, प्राणियों की पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, अब गाय में सब प्रकार की गाय आ गई। हाथी, कोयल, पाठशाला, कुम्हार, मंत्री, किताब, इस प्रकार से ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। अब यहाँ पर भाववाचक संज्ञा, वह संज्ञा जिससे किसी वस्तु, प्राणी के स्वभाव, गुण, धर्म, व्यापार या दशा का बोध हो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे चतुराई, मिठास, सुंदरता, कालापन आदि। इस प्रकार से हमने यहाँ पर संज्ञा के बारे में बहुत अच्छे से सीखा। तो इस प्रकार से आपका ये पाठ जो है वो कंप्लीट होता है।
आज के इस वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ा, इससे संबंधित जो भी प्रश्न थे उनको भी कंप्लीट किया। आपको किसी प्रश्न का उत्तर लिखना हो तो वीडियो को रोक के आप प्रश्न का उत्तर जो है वो आप लिख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम न्यू वीडियो में नए पाठ के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।